मंडे को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। खूनी मंडे आ गया, ब्लडी मंडे आया खून चूसने। आई वॉज एसोसिएटेड विद सम गुड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा के। फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो उन्हें स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए कि एमएनसी कंपनी। 6 महीना गूगल का हायरिंग प्रोसेस चलता है। एक मूनलाइटिंग करके एक कॉन्सेप्ट है। ट्रू। एक समय पे अब 2 कंपनी में काम करते हो। मैं सबसे पहले आपको जापान की तरफ लेके जाता हूँ ये क्वेश्चन के लिए। जी एक दिन का भी मूनलाइट होता है ना, एक दिन का ओवरलैप होता है ना इंडस्ट्री में, सीधा बाहर निकाल देता हूँ। कॉर्पोरेट में ग्रो होने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। इंडियन लेबर्स को बहुत लचाड़ा जा रहा है, मैं सही से बताऊँ तो। सो ये हम सब ने फेस किया है कि फ्रेशर्स को ना जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यू शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन द लिंक्डइन एंड नौकरी। स्पेशली फ्रेशर्स का रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता है। एचआर के माइंडसेट पे क्या होगा अगर आपका रिज्यूमे देखेंगे तो? कभी कोई कैंडिडेट ब्लैकलिस्ट होता है कंपनी से। अप्रेजल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। आजकल नेपोटिज्म बॉलीवुड में शोभा देता है बट कॉर्पोरेट में नहीं देता। रितेश भाई के साथ बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट शूट किया है कॉर्पोरेट जॉब के रिलेटेड। अगर आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको मूनलाइटिंग के बारे में जानना है, आपको जॉब के बारे में जानना है, आपको कॉर्पोरेट वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जानना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। रितेश भाई ने बहुत अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है एचआर का माइंडसेट क्या रहता है, एक कॉर्पोरेट जॉब में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, अप्रेजल के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। सो इस पॉडकास्ट को मिस मत करो। प्लीज़ वेलकम रितेश भाई इज ऑन दी शो। सो रितेश भाई, द रूपम खड़गे शो के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच रूपम भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू नागपुर फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया है, शूट्स चल रहे हैं। टूर्स चल रहे हैं बस, और मेरे ख्याल से मैं मेरा पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो, और ये शो जिस डायरेक्शन में जाएगा अपन उसी फ्लो में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रॉ कन्वर्सेशन होगी। Done. एंड स्पेसिफिक ये पॉडकास्ट के लिए ना मैं कुछ पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर करता हूँ, किस वे में क्यूरेट करना है वो देखता हूँ। सो इस पॉडकास्ट में ना स्पेशली मैंने इस वे में क्यूरेट किया है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, उनके रिलेटेड पूरा ये पॉडकास्ट मैंने क्यूरेट किया है, Done. सो दैट ये स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज उनके पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये स्टूडेंट प्लस उनके पेरेंट्स, सो पेरेंट्स के साथ बैठ कर पॉडकास्ट ये देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ, चालू करते हैं। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, मतलब क्योंकि ये हर किसी का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप भी कॉर्पोरेट में जॉब किए हो, मैं भी किया हूँ। सो ये हम सब ने फेस किया है कि फ्रेशर्स को ना जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। फ्रेशर्स को बहुत सारी मुश्किल होती है, उनके रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होते, या उनको कॉल्स नहीं आते, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि फ्रेशर्स, बीइंग अ फ्रेशर, उस चीज़ को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं हम लोग? गुड क्वेश्चन यार। इस चीज़ के लिए बहुत सारे, मुझे हज़ारों में क्वेरीज आ रही, जो कि आपको भी बताऊंगा। मेरा एक पेज है, मेरे को हज़ारों में सिर्फ फ्रेशर्स की क्वेरीज आ रही। मैं सबसे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ। इफ़ यू आर पास्ड आउट फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेज, टियर 1 कॉलेज, IITs, या मतलब कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है, तो वेल इनफ आपको प्लेसमेंट मिल जाएंगी। बट वो बंदों का क्या होगा जो टियर 3 कॉलेज से है? हाँ। वो लोग अभी भी रो रहे हैं, बाय गॉड, मार्केट में घूम रहे हैं, उन लोग कोई कोर्स कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं लग रही। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बोल देंगे कि आप ये कोर्स कर लो, आपको 90% प्लेसमेंट मिल जाएंगी। कोई नहीं दे रहा आजकल, हाँ, बहुत कम है। तो मैं मेरे पेज के थ्रू मैं यही डिलीवर करता हूँ कि आप लोग कैसे, यू बीइंग अ फ्रेशर, यू कुड गेट अ ब्रेक इनटू एनी ऑफ द इंडस्ट्री। मेरा एक ही फंडा है कि यू शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन द लिंक्डइन एंड नौकरी। आपको कुछ और रिसोर्स पे भी रिलाई करना चाहिए, जैसे कि फाउंडेड है, प्लेसमेंट इंडिया है, इंस्टा हायर है, और बहुत सारे IIM जॉब्स है, बहुत सारे हैं। और नॉट ओनली रिलाइंग ऑन जॉब पोर्टल्स एंड ओनली अप्लाइंग ऑन द जॉब्स, बट आपको सामने से HRs को भी अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करो? आप
जाओ यार लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाओ, रिक्वेस्ट भेजो, जो भी आप लोग डोमेन में काम कर रहे हो धड़ाधड़ रिक्वेस्ट भेजो बंदों को, और नेटवर्क बढ़ाओ। और जैसे ही नेटवर्क बढ़ता है आप लोग यू स्टार्ट अप्रोचिंग द एचआर पीपल बाय सेंडिंग देम अ मैसेज दैट आई एम अ फ्रेशर एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस डोमेन एंड इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू कुड रेफर मी फॉर दिस पोजीशन। एंड मैंने खुद ये प्रैक्टिस किया है और 9 महीने बाद मेरे को ब्रेक मिला है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे को ब्रेक मिला है और शायद टाइम लगेगा। बीइंग पेशेंट, बीइंग कंसिस्टेंट विल गोइंग टू गेट यू द रिजल्ट। ओके, बट हम लिंक्डइन की बात करते हैं, बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे डेवलप किया जाए, लाइक प्रॉपर जो स्टेप्स होती है या प्रॉपर अपना एक प्रोफाइल होता है, करेक्ट, प्रोफेशनल प्रोफाइल, सो वो कैसे बनाए? सी लिंक्डइन में सिर्फ प्रोफाइल बनाना और आपको मतलब लिंक्डइन पे एक्टिव रहना यही मैटर नहीं करता है। लिंक्डइन का आजकल एल्गोरिदम कैसा काम करता है, हाँ, इट विल ऑल्सो शो एंड इट विल गोइंग टू रेट योर प्रोफाइल टू द टॉप सो दैट यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिक्रूटर्स, सो दैट यू शुड बी एक्टिव बाय पोस्टिंग रेगुलरली। ठीक है, आप जैसे कमिंग टू योर क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो और सब कुछ 100% ऑप्टिमाइज प्रोफाइल। क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए हमें बेसिकली? हाँ, छोटी छोटी चीजें, आपकी डीपी से लेके आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपका प्रोफाइल टाइटल कैसा होना चाहिए। प्रोफाइल टाइटल भी ऐसा नहीं कि आप जावा डेवलपर हो तो सिर्फ डाल दो कि जावा एंथुसियास्ट या जावा डेवलपर, नहीं, आपके की मेजर स्किल सेट आपने होने चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से किया है तो आप कॉलेज का नाम भी डालिए, वो सब हो गया। अबाउट सेक्शन हो गया, अबाउट में सिर्फ आपको यही नहीं डालना है कि आपने क्या क्या उखाड़ा है कंपनी में, अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, की अचीवमेंट भी करो शो, सो दैट इट वुड बी आई कैप्चर्ड बाय द एचआर एंड आपको डायरेक्टली पिक करे एचआर आपकी प्रोफाइल। ये सब चीजें है, रिकमेंडेशन ऐड करना, और ये सब तो सिर्फ प्रोफाइल के बारे में हुआ। हाँ, आप लोग को अगर आउट ऑफ द बॉक्स दिखना है टू द एचआर, आप रेगुलरली जैसे आप टेस्टिंग में हो, राइट, तो टेस्टिंग के बारे में रोज कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करो लिंक्डइन पे, कुछ ना कुछ, सो दैट वो शेयर होंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो एचआर क्या देखता है बेसिकली, अगर कोई प्रोफाइल पे वो जाते हैं तो क्या क्या चीजें ढूंढते हैं, क्योंकि उनको तो हजारों प्रोफाइल सर्च कर दिए, करेक्ट, सो उस समय क्या देखते हैं वो मेजरली? जैसे आपने बोले कि एचआर लोगों के सामने हजारों प्रोफाइल रहे, हाँ, ठीक है, तो एचआर हर एक प्रोफाइल में जाके ये नहीं देखेगा ये बंदे ने क्या क्या स्किल लिया है, क्या क्या लिया है, तो वो सिर्फ एक ही बार, फर्स्ट इंटरेक्शन इज द लास्ट, सॉरी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। और वो डीपी देखेगा, आपका प्रोफाइल हेडलाइन देखेगा एंड अबाउट सेक्शन देखेगा, उसको कुछ भी पिकअप हो गया ना, हाँ ये बंदे ने भाई कुछ तो किया है और ये बंदे की स्पेशलिटी है, और वही से वो आपका प्रोफाइल के अंदर जाएगा एंड मे बी ही विल गोइंग टू कॉल यू। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लिंक्डइन हेडलाइन एंड समरी पे बहुत ज्यादा काम करता है डेफिनेटली। अच्छा, तो ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल हमने बना ली, बट बहुत लोग का ना, स्पेशली फ्रेशर्स का रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता है, वो भी एक क्वेश्चन रहता है, तो क्यों नहीं होता? एंड आई मीन रेज्यूमे सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें ऐड करना चाहिए हमें रेज्यूमे में? सी आजकल ना इंडस्ट्री में ये बहुत हाइप में है कि भाई तेरा रिज्यूमे एटीएस ओरिएंटेड ही चाहिए या एटीएस कंप्लाइंट ही चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ रिज्यूमे एटीएस कंप्लाइंट चाहिए, बट क्या होता है कि अगर आप एटीएस कंप्लाइंट रिज्यूमे बना भी लो और वो मे बी इट विल गोइंग टू गेट shortlisted by the ATS software, but it should need to get shortlisted by the HR also, ये मानना चाहिए। एंड ATS कंप्लाइंट रिज्यूमे बन तो लेगा, लाइक ऑब्वियसली सब कुछ चीजें चाहिए उसमें, आपने बुलेट पॉइंट्स यूज करना चाहिए, आपने इंडस्ट्री रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू भी बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी फील्ड में हो, जैसे जावा, लाइक हडूप या बिग डेटा, कुछ भी, तो आप जो भी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो, यू कीप ऑन नोटिसिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जो भी वहां पे कीवर्ड है, जैसे कि हडूप के लिए आपको चाहिए स्पार्क, जावा, कोर जावा, जो भी कीवर्ड्स ऑफन यूज्ड बाय द एचआर्स, you could start using those keywords in the resume. So at least these practices will going to let your CV get shortlisted by the ATS software. ठीक है, बट दूसरा पड़ाव है भाई एचआर कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा, तो उसके लिए वही है कि आप कीप ऑन एनहांसिंग योर सीवी अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। जैसे आप कोई भी एक रिक्वायरमेंट, एक कंपनी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे यही स्किल का बंदा चाहिए और यही प्रोजेक्ट पे काम करने वाला चाहिए, हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, हमेशा सीवी को एडिट करो उसी वे में जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। हर जॉब के लिए, हर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए हमें हर बार रिज्यूमे को एडिट करना है, थोड़ा थोड़ा ट्वीक करना चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, 1 या 2 घंटा नहीं, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जो जो रिक्वायरमेंट वो डाल दो, 1-1, 2-2 बुलेट पॉइंट्स में, बस, और क्या चाहिए।
अच्छा, मैंने एक चीज़ करी थी जब मैं स्टार्ट फ्रेशर था, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैंने एक एक्सेल शीट ली, ठीक है? उसमें से जो भी कंपनीज़ के जॉब ओपनिंग्स है, उसको लिस्ट डाउन किया, ठीक है? समझ लो कि 10 कंपनीज़। करेक्ट। उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट लगती है, क्या-क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, वो मैंने एक-एक कॉलम पे ऐड कर दिए, ठीक है? एंड फिर इंटरसेक्शन देखा कि किस कंपनी में सबसे ज़्यादा स्किल पूछी जा रही है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी पूछी जा रही है। सो वो एटलीस्ट वो स्किल तो तुम्हारे रिज्यूमे में होनी चाहिए, करेक्ट। सो दैट कि एटलीस्ट 1% चांस भी मतलब तुम्हारा मैच होता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके रिज्यूमे में वो गो थ्रू करेंगे, राइट? अगर तुम्हारा 1% भी मैच नहीं हो रहा, सो फिर वो तुम्हारे रिज्यूमे को गो थ्रू ही नहीं करेंगे। करेक्ट, ये स्टेप सही है। करेक्ट। करेक्ट है। आपने बीच में एक वीडियो देखा होगा शार्क टैंक का कि वहां पे एक शार्क बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी एक इनकरेक्ट या कुछ भी इररिलेवेंट आपके रिज्यूमे दिखता है तो यू विल गोइंग टू थ्रो आउट एंड नो वन विल गोइंग टू शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूमे, ठीक है? हाँ, एंड ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपके डोमेन रिलेटेड जो भी स्किल्स होंगे आपके रिज्यूमे में एक कॉर्नर में स्किल सेक्शन होता है, वहां पे ऐड कर दीजिए, सो दैट इट विल गोइंग टू गेट कैप्चर बाय द एटीएस सॉफ्टवेयर, सो दैट वो आपका एटलीस्ट रिज्यूमे शॉर्ट हो जाएगा। और बात की बात है कि एचआर शॉर्टलिस्ट करता है कि नहीं, हाँ, वो आपको काम करना है। हाँ, ओके। सो ये भी अब रिज्यूमे के रिलेटेड एक और क्वेश्चन रहता है कि रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए? 1 पेज रिज्यूमे, 2 पेज रिज्यूमे, कि क्या बेस्ट है? गुड क्वेश्चन। सो मेक श्योर अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे का साइज 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है? ओके। अबव 3 years एक्सपीरियंस इट शुड बी 1.5 to 2 pages, that's it. It should be in a elaborative way, ठीक है? अगर 3+ years एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से एक्सपीरियंस करो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1 year का एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्वियसली खाली खाली दिखेगा, हाँ, ठीक है? एक्सपीरियंस भी नहीं है तो खाली दिखेगा, तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स इलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करिए अच्छे से, एंड देन यू कैन गो विद द 1 page रिज्यूमे। ओके। अगर 3 साल के ऊपर का हमें एक्सपीरियंस है सपोज, सो हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, स्किल्स भी है, बहुत सारी चीजें ऐड करने के लिए, उसमें हमें 1.5 to 2 पेज में हमें कवर अप करना है। अगर वो 2 पेज में कवर अप नहीं होता है इंक्लूडिंग और प्रोजेक्ट्स, सो प्रोजेक्ट्स को हम कम करने चाहिए। एग्जैक्टली करना चाहिए। ओके। मार्केट डिमांड के हिसाब से सबसे पहले एकदम भरा भरा रिज्यूमे मत दिखाओ। अगर मैं एचआर हूँ, मैं आपका रिज्यूमे देख रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीजें पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और मुझे भरा भरा दिखेगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। मैं एचआर में 3 साल काम कर चुका हूँ, हाँ, और मुझे ऐसा शॉर्ट, स्वीट एंड कंसाइज रिज्यूमे चाहिए, ठीक है? भले ही आपने बहुत सारा उखाड़ा है अपने एक्सपीरियंस में, बहुत एक्सपीरियंस है, 3-4 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, बट ट्राई टू मेक योर रिज्यूमे जो कि एकदम अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें सब स्किल सेट कवर हो रखी है, एंड वही पिक करो। आपने 10 प्रोजेक्ट किए ना, 3 या 4 सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट उठाओ और वही ऐड करो आपके रिज्यूमे, और जो कि अच्छे से दिख के आएगा और सब स्किल कवर करेगा, और एचआर को भी एकदम परोस के अच्छे से दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, एंड ही विल गोइंग टू गेट थ्रू विद इट प्रॉपर्ली। मतलब विजुअली वो अच्छा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, अदरवाइज हम कितना भी स्किल्स ऐड करें तो वो रिजेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। है फॉल्ट ही नहीं है। हाँ, एंड वही एचआर, इट शुड बी आई कैची बाय द एचआर। अगर एचआर के नजरों में आ गया ना, तो वो एकदम से पिक कर लेंगे रिज्यूमे। अच्छा, एचआर का माइंडसेट क्या होता है तो जब वो रिज्यूमे पिक करते हैं? सी माइंडसेट कैसा होता है कि सबसे पहले उसके दिमाग में है कि भाई हमको हायरिंग करनी है, ठीक है? एंड उनके सामने हजारों में रिज्यूमे, हाँ, तो वो एक ही चीज देखता है, बंदे के स्किल्स। आपका एक रिज्यूमे है, बंदे के राइट हैंड टॉप साइड कॉर्नर में स्किल्स रहती है, ठीक है? वो एक्सपीरियंस में आपका समरी में एक्सपीरियंस देखेंगे, हाँ 3.5 ईयर इतना एक्सपीरियंस है मेरे फिल्टर में बैठ रहा है, एंड देन आई विल डेफिनेटली गोइंग ऑन अ स्किल से, ठीक है? स्किल में आ गया तो मैं सबसे पहले, इसके पहले और एक बात बता दूं कि पहला राउंड होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपका एक्सपीरियंस वगैरह नहीं देखा जाता है, आपका सिर्फ रिलेवेंट स्किल देखा जाता है। हाँ, ये बंदे को एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, हाँ, यू गेट शॉर्टलिस्टेड। फिर नेक्स्ट राउंड में शायद आपका फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर से फिर स्क्रीनिंग होता है, तो बहुत सारे राउंड रहता है। तो पहला अगर एचआर देखेगा स्किल्स एंड द रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो स्किल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है स्टार्टिंग में, स्क्रीनिंग के टाइम, राइट? ओके, ठीक है। हमने लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करी, रिज्यूमे की बात करी। अब जब एक बार रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है, तो इंटरव्यू में क्या करना चाहिए फ्रेशर को या एक्सपीरियंस पर्सन को? सो कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के टाइम? सी, फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इंटरव्यू में आपको यही पूछेंगे कि भाई तुमने क्या क्या सीखा है, हाँ,
और ऑब्वियसली फ्रेशर को एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं हमेशा से अपने पेज के थ्रू भी यही बोलता हूँ कि तुम लोग भाई इंटर्नशिप दिखाओ या प्रोजेक्ट्स दिखाओ। अगर इंटर्नशिप भी तुमको कोई मार्केट में नहीं दे रहा है तो तुम लोग खुद से प्रोजेक्ट करो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करो, इट यू गोइंग टू शो इट ऑन द रिज्यूमे एंड देन ऑफ फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि मैं अगर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो एचआर वही पूछेगा जो कि आपने प्रोजेक्ट में कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑन द प्रोजेक्ट साइड फॉर द फ्रेशर्स, ठीक है। फिर बाद में वो जाएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, या डिग्री में क्या क्या कर रखा है, आईटी डिग्री में क्या क्या कर रखा है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जाएगा। बट इट इज गुड साइन if as a fresher if you are showing project, some sort of project and diverting your interview towards the project side जिसमें आपकी expertise है, Okay. and आप easily answers दे भी पाओगे and chances of getting selected will going to increase easily, Correct. right? Coming to the experience, ठीक है। experience में जैसे मैंने already बोल रखा है कि आप लोग relevant चीजें ही दिखाओ जिसमें आप answerable रहो properly। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मत दिखा दो जो डिमांडिंग है मार्केट में और जिसके वजह से आपको जॉब मिल सकती बट आप आंसर ही नहीं कर पाओगे उस फील्ड के बारे में, तो फिर क्या फायदा। वही बताओ जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट्स कर रखे, वही प्रोजेक्ट शो करो एंड ट्राई टू डाइवर्ट योर इंटरव्यू टुवर्ड्स दैट स्किल सेट ओनली। आप जैसे स्टार्टिंग में आपको इंटरव्यू में एचआर पूछते हैं कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको डाइवर्ट करो, आपकी टेक्नोलॉजीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी वे में लेके जाओ। हाँ, आप अपने जकड़ लो अपने वे में इंटरव्यू। एक ओपन क्वेश्चन रखो। सो दैट्स करेक्ट, हाँ। क्यों नहीं। सो दिस इज द एक टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती है इंटरव्यू की? टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, मैंने जैसे कि अभी बोला है कि यू शुड डाइवर्ट द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट विच यू आर हैविंग अ गुड एक्सपर्टीज इन। सबसे पहली टिप यही है, ठीक है। एंड लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को कुछ आंसर नहीं आ रहा है ना, तो इधर उधर देखना चालू करते थे। स्ट्रेट अवे बोलो कि नहीं आ रहा है, सॉरी आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन, ओह सॉरी आई विल गेट बैक टू यू, आई विल हैव अ लुक एंड आई विल गेट बैक टू यू, ऐसे कुछ बोलो, ठीक है। एंड घबराने से कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। और ट्रिक्स मैं ये बोलूंगा कि अगर कभी आप इंटरव्यूज में अगर बैठ रहे हो, ठीक है, अपफ्रंट रहो, कोई भी मतलब लाइक ब्लफ करके आंसर्स मत दो, क्योंकि एचआर लोग हजारों में इंटरव्यू ले चुके हैं, उन लोग आपको इजीली क्लिक कर लेंगे कि भाई ये ब्लफ कर रहा है। हाँ। आप लोग घुमा के भी आंसर्स दोगे ना, वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो यही है कि स्ट्रेट रहो, अप टू द पॉइंट रहो, दैट्स इट। एंड यस, वन मोर थिंग इज, लास्ट में क्वेश्चन पूछना मत भूलना। आप लोग कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ, कुछ तो करके जाओ और कुछ तो क्वेश्चंस करो बाय गॉड, नहीं तो क्या वो रॉन्ग इंप्रेशन देगा। एंड इफ इन द लास्ट इफ एचआर इज आस्किंग यू डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, नो सॉरी, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आस्क समथिंग, इट विल ऐड अ गुड इंप्रेशन ऑन द दैट मींस यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपर्ली और आपने रिसर्च नहीं करी कंपनी के बारे में, सो दैट अगर आप रिसर्च करते तो आप पूछते क्वेश्चन। हाँ, दैट्स द पॉइंट। सो जेन्युइन क्वेश्चन भी लगते हैं। जेन्युइन क्वेश्चंस चाहिए। ओके, अगर इसमें जैसे आपने बताया ना कि इंटरव्यू के टाइम आप कॉन्फिडेंट रहो एंड स्किल्स, सो इसमें एक और पॉइंट आता है, मतलब बहुत लोग इसे सुनते हैं कि इंटरव्यू के टाइम आप कॉन्फिडेंट रहो। आप कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा मैटर करता है कि स्किल सेट ज़्यादा मैटर करती है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपका इसका आंसर पता है क्या है? अगर आपको स्किल बहुत अच्छे से आती है ना तो आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको स्किल ही नहीं आती तो आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, ठीक है। आपका अगर पाइथन का इंटरव्यू हो रहा है, पाइथन कोडिंग का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, इफ यू नो द कोडिंग पार्ट प्रॉपरली, आपको कोड लिखना आता है बाय गॉड, आप कुछ भी क्वेश्चन आपको एचआर फेंक के मारेगा ना, आप तड़ाके से आंसर दोगे कि हाँ आई नो दिस कंसेप्ट, आई नो दैट कंसेप्ट, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। बट आपको स्किल के बारे में नॉलेज ही नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू ब्लफ, यू आर ट्राइंग टू चीट। आजकल के लोग तो बाय गॉड चैट जीपीटी लेके बैठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ काफी इंसिडेंट हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, तो वो चैट जीपीटी लेके बैठते हैं, आंसर नहीं आता, वो आजकल एआई टूल्स आ गए कि वो आपको हेल्प करते हैं आंसर करने में, और वो आई मूवमेंट्स कैप्चर वो पकड़ लेते हैं आजकल इंटरव्यू। तो आपको स्किल में कॉन्फिडेंट रहना है सो दैट यू विल बी आंसरेबल एंड जस्टिफाइड वे में आपको स्किल आपकी प्रूव भी होंगी जो आपने काम कर रखा है। ओके, अगर किसी में मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी के करियर में गैप है सपोज, सो वो गैप को कैसे गैप का कितना बड़ा रोल रहता है इसमें, इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में वो इम्पैक्ट करता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मेरे काफी दोस्त लोग हैं
जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। 28-29 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, बट दे हैव नॉट क्रैक्ड द एग्जाम, नाउ दे आर स्विचिंग इनटू द आईटी फील्ड। तो उनको कॉर्पोरेट की तरफ दे, और कोई रास्ता है ही, ठीक है। तो वो अभी उनका गैप हो गया, 8-10 साल का गैप हो गया, कैसे कवर करे। तो दिस माइट साउंड इररिलेवेंट, बट ये ऐसा कॉर्पोरेट में हो रहा है, ठीक है। मे बी दिस वाई दिस कॉन्वर्सेशन इट माइट गेट इम्पैक्ट, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग ना मैनिपुलेटिव एक्सपीरियंस लगाना चालू कर दिए अभी, ठीक है। वो कैसा होता है, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, दे विल गोइंग टू ट्रेन यू फॉर द पर्टिकुलर स्किल एंड दे विल गोइंग टू गिव यू द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, और कुछ तो ऐसा फेक एक्सपीरियंस दे देंगे कि भाई हम मैं आपको बता दूंगा ये कंपनी है हमारे नाम से रजिस्टर्ड, और आप एक्सपीरियंस लगवा दीजिए, ठीक है। वो एक्सपीरियंस लगवा देते हैं, बट मेक श्योर अगर फेक एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो, यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर स्किल, वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप 4 साल के बंदे का एक्सपीरियंस लगा रहे हो, तो यू शुड साउंड लाइक अ एक्सपीरियंस गाय, एंड आपको आंसर्स भी वैसे आने चाहिए, और वैसे उन लोग ट्रेन भी करते हैं। मैंने काफी लोग देखे हैं, मेरे खुद के दोस्त लोग काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, आपको बता दूं। तो दिस इज वन वे, ठीक है। मे बी इट इज अ रिस्की वे, बट मैं इसके लिए भी गाइडेंस देता हूँ कि कैसे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी एमएनसी कंपनीज तो ऐसे चुटकी से पकड़ लेती है, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट वे, एंड सेकंड वे इज कि आपको एज अ फ्रेशर ही जॉब सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि करियर गैप आ गई। आपको जस्टिफाई, आपके आंसर्स रेडी रखने चाहिए कि क्या क्या मैं, एक तो फैमिली रीजन हो सकता है, या गवर्नमेंट प्रिपरेशंस हो सकते हैं, या कुछ तो कोर्स लगा लिया मास्टर्स करने का, बाहर चले गए, ये बाकी सब रीजंस के लिए आपको प्रॉपर जस्टिफाइड आंसर्स रेडी रखने चाहिए, एंड यू हैव टू कन्वे इट, एंड एक्सेप्ट होता है वो। एक्सेप्ट होते हैं, बट अराउंड 10 एप्लीकेशन 2, बट सी ओनली 2 जॉब्स आर अवेलेबल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, तो आपको 100% देना चाहिए यार। बाकी के लिए आपको नहीं ट्राई हो रहा है, नहीं है, तो इट्स फाइन, वो 2 अपॉर्चुनिटीज के आप लोग को एकदम 100% देना चाहिए। ओके ओके। कभी कोई कैंडिडेट ब्लैकलिस्ट होता है कंपनी से? हाँ, ब्लैकलिस्ट मैं आपको बताता हूँ। ब्लैकलिस्ट के 2-3 केसेस है। सबसे पहले अगर ये स्पेसिफिकली एमएनसी कंपनीज में होता है, Okay. जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है। इन लोग कैसे होता है, इनकी कंटिन्यूअस हायरिंग होती है, हजारों में हायरिंग होती है, ठीक है। अगर मैं कोई कंपनी में इंटरव्यू दे दिया हूँ, ठीक है, फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर दिया, अब मुझे दूसरी कोई कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, ठीक है, बट मेरे को टीसीएस वाला कॉल कर रहा है, भाई तेरा सेकंड राउंड है, मेरे को कॉल पे कॉल आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उठा ही नहीं रहा, तो इसको होता है घोस्टिंग। एक वर्ड होता है घोस्टिंग, आई एम घोस्टिंग टीसीएस कंपनी, ठीक है। तो घोस्टिंग वाले केसेस में क्या होता है, मेरे को टीसीएस ब्लैकलिस्ट कर देगा कि भाई ये बंदा अभी हमारे साथ इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। ओके। तो इस सिचुएशन में ब्लैकलिस्टिंग कंपनीज करती है, अगर एम्प्लॉइज कंपनीज को घोस्ट करते, और वो कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है? घोस्टिंग डिपेंड्स, उठ के 6 मंथ्स का भी होता है, 4 मंथ्स का भी होता है। अगर आप कोई इंटरव्यू फेल भी हो जाते हो ना, तो उसको एक टर्म है कूलिंग पीरियड, तो कूलिंग पीरियड 6 मंथ्स का होता है। घोस्टिंग पीरियड भी रहता है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ्स, किसी किसी का हमेशा के लिए रहता है, पर्टिकुलर कंपनी को लेके। हाँ, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अच्छा, ओके। और पॉसिबल क्या रीजन हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट के? ब्लैकलिस्ट के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आप सिलेक्ट हो गए कोई कंपनी में, ठीक है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। कोई कोई कंपनी आपकी ज्वाइनिंग के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, कोई कोई कंपनी एमएनसी कंपनी पहले ही कर लेती है, क्योंकि उनका बहुत सारा गवर्नमेंट डेटा होता है, तो वो सब चीजें ऑलरेडी सब फॉर्मेलिटीज पहले ही कर लेते हैं। अगर आप पहले ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका रेड मार्क आ गया, तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। क्या होते हैं रीजन, मे बी यू गॉट टर्मिनेटेड फॉर वेरी बैड मिसकंडक्ट फ्रॉम द एक्स कंपनीज, तो वो आपका ऑलरेडी शोकेस हो जाएगा आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये रीजन होता है, और बहुत सारे रीजन है ब्लैकलिस्टिंग का। ओके। एक डिफरेंस बता दीजिए, स्टार्टअप एंड एमएनसी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, सी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टअप मतलब अभी न्यू कंपनी आई है, एमएनसी वेल बिल्डेड बिलियन मल्टी मिलेनियर कंपनी और यूनिकॉर्न कंपनी आई कैन से, ठीक है। स्टार्टअप में क्या होता है कि भाई तुम अभी अभी आए हो, 50-60 बंदे हैं मिलके बहुत मेहनत कर रहे, कंपनी को स्केल कर रहे, कंपनी इज इन द ग्रोइंग स्टेज, ठीक है। एमएनसी कंपनी समव्हाट इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, एंड वहां पे बंदे ऑलरेडी वेल सेटल्ड है एंड अच्छे से काम कर रहे हैं, दे हैव देयर प्रोजेक्ट इन देयर हैंड, मतलब रेवेन्यू कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहा है, उनके पास ऑलरेडी सोर्सेज है, उनके पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए। बट स्टार्टअप का क्या है, उनके पास होंगे, बट इन द लॉन्गर रन वी डोंट नो, एंड दे आर स्टिल इन द स्ट्रगलिंग पीरियड। हाँ, ओके। सो फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे
सो उन्हें स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए कि एमएनसी कंपनी? डिपेंड्स। सबसे पहले आपने और एक क्वेश्चन पूछा था इसके पहले कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही, तो मेरा हमेशा से, मैं बंदों को बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, ले लो भाई को। इंडियन मार्केट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ ब्रेक एज अ फ्रेशर इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। हाँ, ठीक है, कमिंग टू योर आंसर, अगर कोई बंदा बहुत अच्छे कॉलेज से पास्ड आउट है, जैसे कि आईआईटी, ऑब्वियसली ही विल गोइंग टू थिंक कि भाई मैं एमएनसी ज्वाइन करूं या स्टार्टअप ज्वाइन करूं। हाँ। इन दिस क्वेश्चन तो मैं बोलता हूं कि डिपेंड्स ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, आप देखो, अगर स्टार्टअप भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना, वो रिस्क होगा कि भाई ये स्टार्टअप सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा मार्केट में। बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं मैंने भाई, एक एक 2-2 साल के बाद बंद हो जाते। तो इस सिचुएशन में स्टार्टअप के बारे में स्टडी करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, स्टार्टअप वेल फंडेड है कि नहीं, स्टार्टअप के फाउंडर्स कौन है, फाउंडर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या फाउंडर्स आईएम से है, आईआईटी से है, उनका हिस्ट्री क्या है, ये उसके पहले उन्होंने और कोई कंपनीज फाउंड किए है कि नहीं किए है, और बहुत सारी उनकी बैलेंस शीट चेक करो। ये 4-5 चीजें आप चेक करो एंड देन यू कैन गो विद द स्टार्टअप। अदरवाइज एमएनसीज, वेल रेप्यूटेड एमएनसीज, और जहाँ पे काफी कुछ सीखने भी मिलेगा, बट थोड़ी जो लर्निंग ग्रोथ होती है ना एमएनसी में, थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली स्टार्टअप। तो अपने अपने एडवांटेजेस भी है, यहाँ पे भी एडवांटेज है, बट कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है, तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अच्छा, ओके। हाँ, वही बोला जाता है ना कि स्टार्टअप में आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, करेक्ट। मतलब रादर देन, क्योंकि वहाँ पे वेल सेटल्ड है, तो आपको पर्टिकुलर सेगमेंट देखने को मिलेगा। पर स्टार्टअप में आप स्क्रैच से लेके पूरा सेगमेंट देख सकते हो, राइट? करेक्ट, तो वो सीखने मिलेगा। पूरा पूरा। अच्छा, yes. ओके। अगर हम अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल टाइम स्विच करता है कोई कंपनी, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है? सी, मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है जो काफ़ी वेल सक्सेस और जो काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जो कि वेल अचीव्ड पोजीशन पे है अभी, ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई तुम कंसिस्टेंटली स्विच करते रहो, तुम्हारी सैलरी बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये सुना है। ये सुना है, और ये काफ़ी कॉमन फैक्ट भी है इन इंडिया। ठीक है, अगर आप हाँ, काफ़ी कंसिस्टेंटली स्विच करते हो, आपकी सैलरी ग्रोथ भी अच्छी होती है इनिशियल फेज ऑफ योर करियर, ओके। फ्रॉम योर 5 to 10 years ऑफ योर इनिशियल फेज। ठीक है, बट एचआर के माइंडसेट पे क्या होगा अगर आपका रिज्यूमे देखेगा तो, हाँ, क्या अगर आप कंसिस्टेंटली चेंज कर रहे हो, बट उसका ड्यूरेशन मैटर करता है। अगर आप 6, 7, 8 महीने या 9 महीने ऐसे कंसिस्टेंटली आपका दिख रहा है, ठीक है, एक बार दिख रहा है आपके एक्सपीरियंस में, तो इट इज फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल। बट आपका कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो एचआर के माइंड में आएगा कि भाई ये बंदा लालची है। ठीक है, ये सैलरी के लिए या तो ये ग्रोथ के लिए नहीं दिख रहा है, ये सैलरी के लिए भग रहा है इधर उधर। तो वो समझ जाएगा और वो क्वेश्चन करेगा। अगर आप इफ यू आर नॉट गिविंग जस्टिफाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आपका प्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि मेरे को चाहिए लॉयल कैंडिडेट्स। ठीक है, मेरे को, अगर मैं कोई बंदे को हायर कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए जो एटलीस्ट 2 या 3 साल मेरे कंपनी में रुके। तो अगर कंसिस्टेंटली मेरे को उसके सीवी में चेंजेस दिख रहे, तो मे बी आई विल नॉट गोइंग टू प्रेफर दैट कैंडिडेट। ठीक है, ओके, वाओ। अभी ये बताइए कि कॉर्पोरेट का वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रहता है? कॉर्पोरेट इंडियन लेबर्स को बहुत लचाड़ा जा रहा है, मैं सही से बताऊँ तो। डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी या रोल पे। अगर आपका जैसे कि आपको ही पता, आप भी कॉर्पोरेट में हो, अगर आपका टारगेट ओरिएंटेड काम है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, अगर बंदा टैलेंटेड है, तो 10 घंटे का काम वो 4 घंटे में करके वो अपना काम करके निकल जाएगा। बट बंदा सीख नहीं पा रहा है या ज़्यादा उतना टैलेंटेड नहीं है, तो उसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। 10 घंटे का काम के लिए वो 15 घंटे लगाएगा, तो उसके लिए उसकी वर्किंग आवर्स स्ट्रेच हो रहे। तो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है कुछ तो आउटपुट, तो उसके लिए वो बंदे का भी इनपुट चाहिए। तो अगर बंदा टैलेंटेड है तो वो कर लेगा, तो उसके लिए वर्क कल्चर एकदम ज्यादा गंदा नहीं होगा, बट हाँ, जो ऑन एन एवरेज है, तो मे बी उसके लिए हो सकता है। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट में अगर आप देखो, जितनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती है, उतनी ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, उतने आपके वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी, आपकी ग्रोथ कैसी है, और वो टॉक्सिसिटी फिर शायद बढ़ सकती है। बट ठीक है, कहीं ना कहीं पे आजकल बंदों को ना थोड़ा आदत हो गया है वैसे का, और इसीलिए कंसिस्टेंट चेंजेस भी हो रहे हैं आजकल मार्केट में। हाँ, तो यस, वर्क लाइफ बैलेंस की हमने बात करी। मंडे को सबसे ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। करेक्ट करेक्ट। क्यों? सी, मेरा मानो तो मैं खुद हैंगओवर में रहता हूँ। नहीं, टू द जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। ठीक है, मंडे को सी ऑब्वियसली एक लाइक वो रहता है ना वीकेंड वाला जोन, कि भाई कैसे काम करे, मंडे आ गया, और
मेरे को तो फ्राइडे को ही डिप्रेशन में चले जाता हूँ, अरे भाई मेरे को मंडे को फिर से दफ्तर में जाना है, भाई गॉड। फ्राइडे नाइट को अच्छा लगता है, फ्राइडे नाइट को सैटरडे को अच्छा लगता है, हाँ सैटरडे नाइट जब आती है ना हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है, लगने चालू होता है, संडे मॉर्निंग में फिर आपका स्टार्ट होता है यार। अरे पूछो मत, बहुत ज्यादा। तो ये फेज एक्चुअली सबके इसमें आएगा, ठीक है, मंडे के लिए। और वो गाना आपने सुना होगा, खूनी मंडे आ गया, ब्लडी मंडे। वो नहीं क्या, वो कोई तो मूवी का गाना है, ब्लडी मंडे आया खून चूसने। वही है, वही सेम सिचुएशन है, ठीक है। अब करना पड़ेगा, अब फिर मंडे हो गया, ट्यूसडे फिर नॉर्मल हो जाता है, बट फ्राइडे वाली एक्साइटमेंट तो आपने भाई एकदम। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि हर किसी को ये होती है, एंग्जाइटी होती है मंडे को लेके। जब मंडे स्टार्ट होना रहता है ना, तब बहुत ज्यादा लगता है आपको स्टार्ट होने तक। जैसे आपका स्टार्ट हुआ, विद इन 1 आवर आप इतना कोप अप कर जाओगे कि यार सब नॉर्मल है। हाँ तो तो ये है क्योंकि सी, आप वो फेज में रहते हो छुट्टी वाले, ठीक है। आप जैसे ही जॉब पे जाते हो, अपने काम पे देखते हो, आपको धड़ाधड़ ईमेल्स दिख जाएंगे इससे सारे, "अरे भाई ये क्या है यार एकदम से, यार ये फिर से वही एकदम सड़ी सी लाइफ मेरी चालू हुई, ये क्या जॉब हो।" पर ठीक है, बट अगर आपको अपने काम से प्यार है ना, और आपको सही में जेन्युइनली आपको लगता है कि मेरे को डिलीवर करने हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। और एंड वन मोर थिंग, आपका अगर वर्क लाइफ टॉक्सिक नहीं है, अगर आपको कुछ कंप्लेन नहीं है आपके कंपनी से, तो मे बी आपको कंप्लेंट्स होंगी मंडे से, बट आपको प्यार है अपने स्किल से, आपको मजा आता है काम करने में, तो आपको कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी अगर आप 1-2 घंटे दे दो मंडे में, तो ठीक है सर। ओके। कॉर्पोरेट में ग्रो होने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। यस, टिप्स क्या है, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आप जो भी डोमेन में काम कर रहे हो, आप सबसे पहले मार्केट को स्टडी करते रहो कि हाँ। आपके डोमेन में अभी एआई आ गया है, ठीक है, सबकी जॉब खाएगा खाएगा, ये ट्रेंड है, ठीक है। बट आपका डोमेन भी एआई में कहीं ना कहीं पे ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। आप वही स्किल्स पे ध्यान दीजिए जो मार्केट इज ट्रेंडिंग इन योर पर्टिकुलर स्किल, एंड यू कीप ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ, ठीक है। इससे होगा क्या, जो आपकी सिक्योर जॉब है ऑलरेडी, आप वहां पे तो काम कर रहे हो, बट आपको फ्यूचर का नहीं पता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, मे बी एआई विल गोइंग टू टेक योर जॉब और नॉट। आपको स्किल, मतलब आपको अपस्किल करते रहना चाहिए, यू शुड बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट। दिस इज द ओनली टिप एंड द ट्रिक आई कैन गिव यू, ठीक है। अपडेटेड रहोगे तो ही सिक्योर रहेंगे, एंड यू विल गोइंग टू सस्टेन इन द कॉर्पोरेट फॉर द लॉन्गर रन। व्हाट डू यू थिंक कि एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है अभी? एआई का एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन डोमेन और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे आप कॉल सेंटर वाले देख लो, अभी तो एआई जनरेटेड उनके मॉडल्स वो खुद ही इंसान से बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज। चैटबॉट्स आ गए यार हर जगह, आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, आपको कुछ भी क्वेरी होंगी, आपको कॉल सेंटर में काम नहीं करना है, आपको ईमेल ड्रॉप नहीं करना है, आपको बॉट ही, उनका एआई बॉट ही सब कुछ आंसर दे देगा, ठीक है। अब एआई का उतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं एज सच, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारी फील्ड में भी मेरे को ऐसा लगता है। अगर आपको कोई लग रहा है कि फील्ड डायरेक्टली एआई विल गोइंग टू कैप्चर, आप एक तो दूसरी स्किल में चले जाओ, ठीक है, डायरेक्टली आप यू विल स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द जॉब। दिस इज द ओनली आंसर। बट कमिंग 20 to 30 years, मेरे को नहीं लगता है कि एआई विल गोइंग टू दैट मच कैप्चर द पर्टिकुलर स्किल्स। यस यस, अपकमिंग 20 to 30 years 20 to 30 years ज्यादा नहीं लगेंगे कि भाई वो लोग एकदम फुल ऑन कैप्चर कर लेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि भाई एआई को अगर कोई प्रोजेक्ट दे दो वो खुद ब खुद सब कुछ बना लेगा, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, थोड़ा बहुत कम होगा ना, कम हो जाएगा, मतलब फिर हायरिंग भी कम होगी उसके रिलेटेड। करेक्ट। सी, अगर हायरिंग भी आप अभी बोल रहे हो, तो इन्फोसिस ने ये मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है कि वो फुल ऑन एआई रिलेटेड हायरिंग करेंगे। आजकल सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए वो बंदे बैठा रहे, ठीक है, बाकी सब ऑटोमेटेड प्रोसेस है उनका, सब कुछ ऑटोमेटेड। बट ये धीरे धीरे होगा। स्टिल मैं बोल रहा हूँ ना, रिक्रूटमेंट के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे एआई नहीं काम कर सकता। एआई में भी क्वेश्चंस पूछ लेगा इंटरनेट से लेके, बट आपको, मेरे को जिस प्रकार का कैंडिडेट चाहिए वो इंटरव्यूअर ही पूछ सकता है। ये मेरे एक प्रायर गेस्ट ने बताया था कि आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंस बताया था, ठीक है। सो ये भी है कि आईक्यू वाले जो जॉब्स है वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, बट ईक्यू वाले जॉब्स जिसमें हम इमोशनली कुछ डिसीजन लेते हैं, यस, सो वो जॉब रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि एआई में इमोशन का, वो तो जहाँ पे लॉजिक से
वो काम करेंगे, करेक्ट बट जहाँ पे लॉजिक्स नहीं, जहाँ पे इमोशंस है, वो जॉब्स रहेंगी, सिक्योर रहेगी, राइट? करेक्ट 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 Correct, बहुत ना? फेयर पॉइंट है, ये एक्चुअली हो रहा है। एंड वही मैंने बोला है कि जहाँ पे प्रॉपर जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए वहाँ पे एआई भी काम नहीं करेगा। और जिस प्रकार का बंदा चाहिए ह्यूमन को, लाइक जिस प्रकार का आपको रिक्रूट करना है कैंडिडेट को, तो वैसे माइंडसेट वाले बंदे आप एक ह्यूमन को ह्यूमन से ही डिलीवर होंगे एंड वही हायर कर सकता है। हाँ, ओके। हम अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें कॉर्पोरेट में, हाँ। सो जॉब सिक्योरिटी कितनी है, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मैं एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले आपको जापान की तरफ लेके जाता हूँ ये क्वेश्चन के लिए। जी। जापान में कंसेप्ट है कि अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आपको मरते दम तक वही कंपनी के लिए काम करना है, ठीक है। बट ये कंसेप्ट इंडिया में नहीं है, ठीक है। पीपल हियर आर नॉट दैट, मुझे नहीं यूज करना चाहिए वर्ड लॉयल, बट पीपल हियर आर नॉट लॉयल फॉर द कंपनी, ठीक है। अगर कोई है तो वो रह जाता है, बट नहीं है यहाँ पे। मे बी पीपल विल गोइंग टू रन आफ्टर फॉर देयर स्किल और देयर ग्रोथ इन द पर्टिकुलर स्किल सेट या फिर द कंपनी, एंड द वेरी फर्स्ट ऑन द टॉप दैट इज मनी। मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने 3 कंपनियां चेंज कर रखी है यार। बट हाँ, ये एक है, ठीक है। बट लॉयलिटी अगर आप चेक करो ना, तो डिपेंड्स ऑन कंपनी, ठीक है। आजकल कंपनीज भी इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो गई, इतना ज्यादा लचार रहे, इतने ज्यादा काम करवा रहे, तो employees will not going to bound to get loyal with that particular company। कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हाँ, बट वेल रेप्यूटेड कंपनीज है, जैसे कि आप गूगल हो गया, इंडिया में गूगल भी है, गूगल हो गया, वॉलमार्ट हो गया, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। मेरे काफी दोस्त लोग हैं, उन लोग लिटरली बोलते हैं मेरी कम भी सैलरी रही ना तो मैं यही कंपनी में रहूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा ज्यादा सैलरी। और क्योंकि ज्यादा सैलरी में भी इतना ज्यादा काम कराते हैं दूसरी कंपनीज में, कुछ कुछ कंपनीज डिसेंट सैलरी देते, इतना अच्छा वर्क कल्चर होता है, सब कुछ चीजें इजीली निपट जाती है। तो आई विल गोइंग टू लाइक टेंड टू स्टे इन सच काइंड ऑफ कंपनीज। सो क्या इंपॉर्टेंट होता है, आई मीन कॉर्पोरेट में सस्टेन, मतलब एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर पूछूं तो उनको कैसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, या वर्क एनवायरनमेंट ज्यादा मैटर करता है कि सैलरी? सी दोनों, मोटिवेशन दोनों से आएगा, ठीक है। अगर सी वर्क एनवायरनमेंट की अगर पहले सबसे पहले बात करूं मैं, ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट बेस्ट कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, ठीक है। अगर आपका मैनेजर्स अच्छे हो, आपके सबॉर्डिनेट्स अच्छे हो, पीपल अराउंड यू, योर कलीग्स आर गुड, सपोर्टिव, तो आपको लगेगा आप वन मैन आर्मी तो हो नहीं कि भाई खुद सब कुछ सीख लो फिर डिलीवर कर रहे बाय गॉड प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला मोटिवेशन आपके अराउंड सराउंडिंग वाले जो लोग हैं, आपके मैनेजर्स है या आपके कलीग्स है, आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, कहीं अटक गए तो बेस्ट, मैं तो अच्छा फील करूंगा कि भाई हाँ मैं ये इस कंपनी में सस्टेन कर सकता हूँ। नहीं तो टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है बंदे के, मैंने इतने देखे हैं, मेरे को कंटिन्यूस मैसेज आते हैं, सर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मेरे मैनेजर ने आज मुझे ये बोल दिया, मैं डिप्रेस्ड हूँ इतने सालों से, मैं क्या करूँ प्लीज बताओ। तो यही है, सबसे पहले मैनेजर्स एंड योर कलीग्स, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, तब जाके कंपनी कैसी भी हो फिर तो भाई आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, यू विल फील लाइक अ हेवन। ओके, अप्रेजल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। अप्रेजल की भाई क्या है ट्रिप्स है, 2-3 महीने पहले से भाई मैनेजर की चाटना चालू कर दो। नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। मैं तुमको बता दूं, अप्रेजल का एक सच बताता हूँ, बिल्कुल। कितना भी अच्छा, मैं कुछ कुछ कंपनीज में, ये कुछ कुछ ही कंपनीज में लागू होता है, ठीक है। एमएनसी कंपनीज में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, आपके कुछ परसेंटेज ही ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि ये बंदे को इतना इतना परसेंटेज हाइक देते हैं, हाँ, ठीक है। जैसे कि आप एमएनसीज में चले जाओ तो 5% जो बहुत पुराना बंदा है तो उसको ना एक स्केल में उन लोग रेट करते हैं, हाँ, ठीक है। ये स्केल में, ये स्केल से ये स्केल तक आपको रेट किया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम में भी 18% या 19% का कुछ स्केल होता है, ठीक है। और वो बंदों को वो स्केल में डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड उनका इवैल्यूएशन 6 महीने पहले से ही चालू हो जाता है, ठीक है, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से आपका मैनेजर आपके रिव्यूज देता है, ठीक है। आप स्टार्टिंग से ही परफॉर्म कर रहे हो एंड आप यू आर गुड इन योर मैनेजर्स आए, तो 100% यू विल गोइंग टू गेट इन 3rd रेटिंग स्केल और 2 रेटिंग स्केल और 1 रेटिंग स्केल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर डिलीवरिंग, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने मजाक में कहा कि भाई मैनेजर की ये करो या आप उनके पीछे जाओ, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता, बहुत कम कंपनीज में मैटर करता है। आजकल नेपोटिज्म बॉलीवुड में शोभा देता है बट कॉर्पोरेट में नहीं देता, हाँ। ठीक है। तो नहीं, आपका रिजल्ट विल गोइंग टू गेट यू, यू नो, लीड
till the success. Correct. That's the fair. People are intelligent enough to understand. Correct. वही आपकी skills ही justify करेंगी आपकी growth in your corporate. Hmm. That's the point. ओके अभी ना एक जैसे कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, राइट? अभी भी चल रहा है, कहीं पे हाइब्रिड चल रहा है, कहीं पे कंप्लीटली ऑफिस में जाना पड़ता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि वर्क फ्रॉम होम बेटर है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है, या किससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? ओके सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ना आप फ्रेशर हो, लाइक फ्रेशर चलो नहीं, 1 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपको है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड गो इन ऑफिस. ठीक है, क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि यू विल हैव एक्सपोजर, यू विल हैव पीपल अराउंड यू, आपके टीम के लोग रहेंगे. ठीक है, सबसे पहले कुछ भी अगर बात आती है, इमीडिएटली यू कैन गो एंड आस्क देम अ क्वेश्चन, वो आपकी हेल्प भी करेंगे. हाँ. ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपोजर आएगा कंपनी में, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी. आप अगर घर पे एक ही क्यूबिकल में बैठ रहे हो, मे बी यू आर डिलीवरिंग योर एफर्ट्स, मे बी यू आर कंप्लीटिंग ऑल योर टारगेट्स, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ, और जो सारी चीजें आपको कंपनी में नहीं मिल रही है वो आपको घर पे नहीं मिलेगी. हाँ, इजीली टीम्स पे कनेक्ट कर लोगे या सब कुछ आप बोलोगे कि मुझे आंसर मिल जाता है चैट्स पे वगैरह, बट नहीं, कुछ ना कुछ चीजें वही होती है जो कंपनीज में ही मिलती है. ठीक है. हाँ. एंड अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी पहले वर्क फ्रॉम होम पे ही था, बट मैंने अभी खुद सिलेक्ट किया कि मैं पहले ऑफिस में जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरे को पता है मेरे को 4 चीजें एक्स्ट्रा की सीखने मिलेंगी. ओके, बट अगर कंसिडरिंग प्रोडक्टिविटी, सो ये तो सेल्फ लर्निंग की बात है कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस चूज किए. अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें कंपनी के पर्सपेक्टिव से, सो कौन सा बेटर है? प्रोडक्टिविटी देखो, सबसे पहले कॉर्पोरेट में क्या है कि आपको ना टारगेट अचीव होने मांगते हैं. ठीक है. हाँ. और टारगेट अचीव कराने के लिए कंपनीज विल गोइंग टू ड्रैग यू टू वर्क. ठीक है, वो चाहे आपकी प्रोडक्टिव मैटर करती या नहीं करती, वो मैटर नहीं करता इस सिचुएशन में. ठीक है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हो ना, ठीक है, तो आपके वर्किंग आवर्स थोड़े बहुत स्ट्रेच हो सकते हैं. हाँ. ठीक है, सबसे पहली बार. ठीक है, एंड इनडायरेक्टली यू आर लुकिंग मोर एक्टिव ऑन द सिस्टम, एंड इसके वजह से कंपनी को दिख रहा है कि भाई बंदा प्रोडक्टिव तो है. ठीक है, बट व्हाट अबाउट इफ ही इज नॉट गेटिंग अ हेल्प फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स एंड द कलीग? ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो दिख रही है, बट आउटकम कहाँ है, एफर्ट्स कहाँ है, समझ रहे हो? ठीक है, ये भी चीजें मैटर करती है. नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन टू मच सिचुएशन कि क्या किस फेज से आप कर रहे हो और किस फेज में या किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो. ओके, एक ना मैं बहुत इंटेंस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आई डोंट नो कि कितने लोग को ये पता है. एक मूनलाइटिंग करके एक कॉन्सेप्ट है. ट्रू. एक समय पे अब 2 कंपनी में काम करते हो. करेक्ट. उसके बारे में बताइए थोड़ा सा. सी वेरी कॉमन क्वेश्चन, और ना ये थैंक यू पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है मूनलाइटिंग. ठीक है. करेक्ट. इन इंडिया इट इज नॉट लीगल. ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई इस पे पाबंदी है मूनलाइटिंग पे, बिकॉज यू कैन सी दैट आवर स्कूल टीचर्स यूज्ड टू गिव अ पर्सनल कोचिंग क्लासेस आफ्टर द स्कूल. Doctors used to have their own personal clinic apart from the regular hospital. You also know, and this is moonlighting. This is actually moonlighting. Yes. तो क्यों नहीं कॉर्पोरेट लोगों के साथ? कॉर्पोरेट में ये लीगल नहीं है. It is kind of misconduct. ठीक है, and if you got captured by your employer, maybe you will going to get then and there terminated. टर्मिनेट होते हैं, मैं आपको बता दूं, कंपनीज को लगता है कि उनका जो डेटा है, उनका इंफॉर्मेशन है या उनका जो भी है वो बाहर नहीं जाना चाहिए. डेटा सिक्योरिटी के लिए उन लोग दे आर नॉट अलाउइंग देम टू दे आर नॉट अलाउइंग देयर एम्प्लॉय टू मूव आउट समवेयर एंड वर्क फॉर समवन एल्स. ओके, करेक्ट. ये एक मूनलाइटिंग का कंसेप्ट है. तो मैं हमेशा बंदों को बोलता हूँ कि अगर आपके फैमिली रीजन होगा या आपका कोई फाइनेंशियल रीजन होगा, उसके लिए आपको और एक साइड हसल करना है तो करने की जरूरत है. मैं खुद कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू. अगर आपको कोई दूसरा जॉब करना है, बट मेक श्योर कि आप सैलरी लो, बट उसका पीएफ अकाउंट मत बनवाओ. अगर आपका पीएफ अकाउंट वहां पे बन गया, एंड इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द ईपीएफओ पोर्टल, एंड योर करंट एम्प्लॉयर विल गेट टू नो अबाउट इट. एंड जैसे उस बंदे को पता चल गया ना, ही विल गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको करना है करो भाई, सब लोग करते हैं. ठीक है, बट मेक श्योर कि पीएफ अकाउंट एसोसिएट नहीं होना चाहिए जो दूसरी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो. दैट्स द थिंग. ओके, सो पीएफ रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज है. इसको थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर दो. यस, ठीक है. सबसे पहले पीएफ का क्या है कि पीएफ जो अकाउंट होता है
वो ईपीएफओ पे सब आ जाता है। ईपीएफओ एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर आपका कोई पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा कोई भी कंपनी में, आप कोई भी कंपनी आप चेंज करते हो, आपका हमेशा पीएफ अकाउंट न्यू बनता रहता है, बट ऑल द पीएफ अकाउंट्स आर बंडल अप इनटू वन अकाउंट थ्रू योर यूएएन नंबर। ठीक है, अगर आप कोई भी न्यू कंपनी में जाते हो, आपका एम्प्लॉय जो रहेगा, एम्प्लॉयर रहेगा, जो आपका यूएन नंबर वो पोर्टल पे जाएगा, डालेंगे, एंड दे विल गोइंग टू सी योर ऑल दी ओल्ड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। उसके थ्रू पूरी आपकी हिस्ट्री दिख जाएंगी कि आप किस किस कंपनी में थे, कब ज्वाइन किया, कब आपने ये कर दिया। तो ये जादू है पीएफ का। तो ये पीएफ अकाउंट आपका ज्वाइनिंग एंड द एंड डेट ऑफ द कंपनी आपका दिखाता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर से बैकग्राउंड चेक्स होते हैं कि भाई ये कंपनी में इसने इतने दिन काम किया, इतना दिन। आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स आप जो सबमिट करते हो ना, तो ये इसी के थ्रू वेरीफाई होते हैं कि भाई तूने सही में करेक्ट इंफॉर्मेशन डाली है क्या। ये पीएफ अकाउंट के थ्रू रिलेट होते हैं सब कुछ चीजें। सो फिर कैसे होता है, आई मीन जैसे आपने बोला कि अगर कोई इसने एक्सपीरियंस लगा दिया, हाँ, तो पीएफ तो है नहीं, हाँ, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएगा। हाँ। तो इसके भी देखो, अगर आप बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हो, या बहुत छोटे स्टार्टअप में करते हो, तो ऑब्वियसली उनका उतना अभी बजट नहीं है कि उन लोग पीएफ प्रोवाइड कर सके बंदों को, तो उन लोग पीएफ नहीं करते, उन लोग सिर्फ सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर बंदा सीखने के लिए काम कर रहा है 1-2 साल तो कर लेगा। व्हाट इफ ही इज स्विचिंग इनटू एमएनसी कंपनी। एमएनसी कंपनीज बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि उन लोग रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे एप्लीकेशन को, क्योंकि उन लोग पीएफ मांगते हैं, उनको स्ट्रिक्टली पीएफ अकाउंट वाली ही कंपनी चाहिए होती है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि इस सिचुएशन में इफ यू आर गुड इनफ टू कन्विंस योर प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में था जहां पे नहीं था ये सब फैसिलिटी, आप ट्राई टू कन्वे करो। बहुत सारे केसेस में एक्सेप्ट कर भी लेते हैं एमएनसी कंपनीज। अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड मूव ऑन एंड यू शुड अप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट और मिड स्केल स्टार्टअप कंपनीज जो कि आपके प्रॉब्लम एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ये पीएफ रिलेटेड है, सो यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द करेक्ट ना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और एक मैं यहाँ पे पॉइंट देना चाहूंगा कि कुछ कुछ बंदे, पता है क्या, एक और टर्म है कॉल्ड एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मैं आपको बता दूं क्या होता है। एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है कि बिना नोटिस दिए, विदाउट इन्फॉर्मिंग योर एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर, यू आर लीविंग दैट कंपनी। मतलब विदाउट नोटिस पीरियड सर्विंग, आप बस छोड़ के चले जा रहे हो। ठीक है, तो उससे इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग से होता क्या है, तो वो आपकी वो वाली कंपनी आपसे बदला लेंगी। कैसी लेंगी? मे बी आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिए जाएंगे, मे बी आपको रिलीविंग लेटर नहीं दिए जाएंगे, और एक मेन इंपॉर्टेंट, जो आपका पीएफ अकाउंट है उस कंपनी में आपकी एग्जिट डेट मार्क नहीं होंगी। अब होता क्या है, आपकी एग्जिट डेट मार्क नहीं होंगी और आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। ठीक है, वहां पे आपका दूसरा पीएफ अकाउंट चालू हो गया। ठीक है, लेट सपोज आपने 10 अप्रैल को ये कंपनी छोड़े एंड आपने 15 अप्रैल को ये कंपनी ज्वाइन कर ली है। ठीक है, बट ये वाली कंपनी ने आपकी 20 अप्रैल को एग्जिट डेट मार्क कर ली विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, तो आपका ये ओवरलैप हो जाएगा 5-6 दिन का। ओके, एंड ओवरलैप इज द बिग क्राइम। ओवरलैपिंग मतलब डुअल एम्प्लॉयमेंट, मूनलाइट ये होता है। ठीक है, एक एक दिन का भी मूनलाइट होता है ना, एक एक दिन का ओवरलैप होता है ना इंडस्ट्री में, सीधा बाहर निकाल देते हैं उनको। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या, सबसे भाई बाहर निकाल देते बंदे को, तू रहे ही नहीं। दे विल गोइंग टू आस्क जस्टिफिकेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट यू विल बी थ्रोन आउट डायरेक्टली। सो ये हर कंपनी के साथ होता है। आई मीन अगर बाहर निकाल दिया तो किसी में अप्लाई नहीं कर सकता, कि पर्टिकुलर कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम आती है। मूनलाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई, डायरेक्टली तुमको बाहर ही नहीं निकाला जाता, आपको टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस लेटर पे आ गया। अभी अब एक्सपीरियंस लेटर पे आ गया एंड आप अगर एक्सपीरियंस लेटर दिखाओगे दूसरी कंपनी में कि मैं भाई टर्मिनेट हो, कैसे जस्टिफाई करोगे यार। तो सबसे पहले मैं जो भी मेरे पास क्वेरीज आती, मूनलाइटिंग की काफी आती है, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम पहले ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई करने का एक आता है जॉइंट डिक्लेरेशन करके एक फॉर्म होता है। ठीक है, आप वो फॉर्म भरिए, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड करेक्टेड इन्फॉर्मेशन आप डालिए फॉर्म में, एंड यू कैन सबमिट ऑन ईपीएफओ पोर्टल, epfo.gov.in एक गवर्नमेंट पोर्टल है, वहाँ पे सबमिट करें। रेक्टिफाई दिस पीएफ रिलेटेड इशू, ओवरलैप इशू सॉल्व हो जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब। अगर ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप कीप ऑन अप्लाइंग, बट यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विद द कंपनी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि मैं टर्मिनेट हुआ था ये रीजन की वजह। अगर आप ट्रांसपेरेंट रहोगे दूसरी कंपनीज के साथ तो सामने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैंने काफी बंदे देखे हैं, उन लोग छुपाते हैं ऐसी प्रॉब्लम, एंड बाद में पता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 5-6 महीने तक के चलते कुछ कंपनीज। एंड अगर आप 6 महीने काम ऑलरेडी कर रखे हो एंड बाद में उन्होंने इफ दे गॉट टू नो अबाउट योर प्रोसेस,
तो आपको फिर 5-6 महीने बाद पूछते हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट प्रॉब्लम, आपको निकाल दिया जाता है। क्या फायदा? बीइंग ट्रांसपेरेंट व्हाइल जॉइनिंग कंपनीज, इफ यू आर हैविंग एनी सच प्रॉब्लम्स विद योर कैंडिडेचर, will going to get and sustain in that company for a longer run. अब एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बहुत सारे लोगों की ना ड्रीम कंपनी रहती है ना, ड्रीम जॉब्स चाहिए, ये सारी चीजें। कोई कोई लोग जा पाते, कोई कोई लोग नहीं जा पाते। सो ड्रीम जो जॉब्स होती है, ड्रीम जो कंपनीज होती है, उनकी हायरिंग प्रोसेस कैसी होती है एंड उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, मैं ना एग्जाम्पल देता हूँ आपको गूगल का। ठीक है, मैं एक कंपनी थी जिसका नाम है स्केलर, वो बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है इंडिया की। ठीक है, तो ना मैं रिक्रूटर था वहाँ पे। मैं ना आई वाज एसोसिएटेड विद सम गुड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा के लिए मैं बंदे उनको प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो कमिंग टू योर आंसर कि उनका हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, मैं आपको गूगल का बता दूं। 6-6 महीना गूगल का हायरिंग प्रोसेस चलता है। सीरियसली? ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके भाई ये आपकी पोजीशन है, आप धड़ाधड़ इंटरव्यू दे दो, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, हाँ चल भाई तू दूसरा राउंड दे दे जल्दी, हमको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होता है। आप पहला राउंड दो, आपका क्लियर हो गया, हाँ सेकंड राउंड में ना हम लोग आपको ये पूछने वाले, आपको कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। वो 2-2 3-3 महीने देते हैं प्रिपेयर करने। कैन यू इमेजिन? उन लोग प्रिपेयर करने के लिए, उन लोग आपको एकदम कंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, इसीलिए वो गूगल है। ठीक है, 6-6 महीने तक उनके इंटरव्यू प्रोसेस चलते हैं एंड बंदे ऑनबोर्ड भी होते हैं, एंड बंदा यूज टू स्टे लॉयल विद दैट इंटरव्यू प्रोसेस। वो कोई और कंपनी के लिए इंटरव्यू देता भी नहीं है, वो सिर्फ उसी के लिए, गूगल के माइंडसेट से ही चलता है। तो इसलिए वो गुड प्रोडक्ट कंपनी है। तो ऐसे ऐसे लेवल के इंटरव्यूज उनके चलते हैं, और इंटरव्यू राउंड 6-6 होते हैं। लाइक फर्स्ट राउंड इज स्क्रीनिंग राउंड, सेकंड इज एचआर इंटरेक्शन राउंड, फिर टेक्निकल राउंड में अगर आप आईटी से हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, फिर डिजाइनिंग राउंड होते हैं, फिर एचआर राउंड्स होते हैं, फिर कल्चरल फिटमेंट राउंड होता है, बहुत सारे, एंड देन यू विल गेट ऑन बोर्ड इन द दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्या देखते हो कैंडिडेट में व्हाइल इंटरव्यूइंग? सी वही ना, मैं जैसे कि अभी बताया कि लॉन्गर रन में उनके बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और उनके ना नॉर्मल, अगर आप कोई भी कंपनीज के देखो ना, उन लोग रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं थ्रू आउट द इंडस्ट्री। कुछ एक स्किल रहेंगी ना तो वो 20-25 क्वेश्चन ही रिवॉल्व होंगे सब जगह। बट गूगल या मेटा वगैरह में ऐसा नहीं होता है। उनकी खुद की एक मॉक टेस्ट होती है, आपको वो अपीयर करनी होती है। ठीक है, उनके सिनेरियो बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, उनकी केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उस बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, एंड आपको सिर्फ करेक्ट आंसर दे रहे हो कोई यही नहीं देखेंगे, आपका उस आंसर के प्रति आपकी अप्रोच कैसी है वो भी देखा जाएगा। एंड आप कितने स्मार्टली आप उस क्वेश्चन को लेते हो, भले ही रॉन्ग आंसर हो, कितना स्मार्टली आप वो आंसर कर रहे हो वो भी मैटर करता है। हाँ, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में ट्रेंडिंग पे है, पीआईपी। सब पीआईपी के बारे में बताओ आप। अरे बाप रे, वो आपने सुना है क्या? एक चिंगारी से आग लग जाती है, वो इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, पीआईपी मतलब क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। ठीक है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके कंपनी ने नोटिस कर लिया, तो आपको ये एक प्लान में डाल देंगे पीआईपी में। आपको 2 महीने का टाइम दे दिया जाएगा, 2 या 3 महीने, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। आप इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो कंपनी विल गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। ठीक है, बट नाउ डेज इन कॉर्पोरेट पीआईपी को ना लोग मिसअंडरस्टूड कर ले, और इन लोग ना इसका एडवांटेज उठा रहे हैं दूसरे चीजों के लिए, मे बी पर्सनल रीजन। जैसे पर्सनल रीजन मतलब मेरे पास बहुत क्वेरी आती है कि मेरे को कुछ भी फालतू रीजन की वजह से मेरे को पीआईपी में डाल दिया गया है, एंड मेरे को अनअचीव्ड टारगेट्स दिए गए हैं। अनअचीव्ड, अगर कोई भी आपको कंपनी टारगेट्स दे रही है व्हेन यू आर इनटू पीआईपी, आप कंसिडर कर लो कि आपकी कंपनी ही चाहती ही नहीं है कि आप कंपनी में रहो। ठीक है, और मतलब रीजन क्या होता है पता है? कि मैंने एक हाल ही में आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक लेडी का मुझे मैसेज आया कि सर मैं प्रेग्नेंट थी, एंड 6 महीने के लिए मैं मैटरनिटी लीव पे थी। मैं जैसे ही वापस आती हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मेरे मैनेजर ने मेरे को पीआईपी में डाल दिया, क्योंकि मेरे जो काम था उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया, एंड इसका एडवांटेज लेते हुए मुझे इन्होंने पीआईपी पे डाल दिया। और मैं अभी क्या करूँ, अनअचीवेबल टारगेट्स मिल रहे हैं मेरे को, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, कुछ भी सिली रीजंस। अगर मैनेजर को पर्सनल ग्रजेस है ना, तो आपसे कैसा दुश्मनी निकालेगा, पीआईपी में डाल देगा, अनअचीव टारगेट्स दे देगा। आपको पता है वो बंदा तो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा इनडायरेक्टली, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि यू विल गोइंग टू गेट टर्मिनेटेड।
तो ये पीआईपी है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस सॉरी और इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। एंड मैं हमेशा मेरे कैंडिडेट्स को, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको पीआईपी में डाल दिया गया और आपको पता है आपके टारगेट्स अचीव नहीं होने वाले ना, इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज। यही एक सॉल्यूशन है। वाओ, अमेजिंग पॉडकास्ट। आई मीन वेरी 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 इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो जो लोग भी कॉरपोरेट में हैं, जो लोग भी सोच रहे कॉरपोरेट में जाने का, जो लोग भी जॉब कर रहे, जो लोग जॉब करने का सोच रहे, सबके लिए इंफॉर्मेटिव। एग्जैक्टली। क्योंकि आई थिंक जिन्होंने पॉडकास्ट देखा उनको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि हर किसी के माइंड में आता है। फ्रेशर्स के माइंड में भी आता है, एक्सपीरियंस पर्सन के माइंड में भी आता है, हर किसी के माइंड में आता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करी, हर चीज़ को हमने कवर अप करने की कोशिश करी। ड्रीम जॉब की भी बात करी हमने। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये। व्यूवर्स के लिए तो था ही ऑब्वियसली, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा इनडायरेक्टली। थैंक यू सो मच, So, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए, एंड बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप की बातें हुई। सो आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया एंड ये सारी बातें मुझे जानने को मिली। बट अभी एक वाइब्स तो मैच होगी आपके साथ, तो अब मैं रुकूंगा नहीं। मुझे और पॉडकास्ट करने हैं आपके साथ। बिल्कुल Right? बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो, उसको तो हमने टच ही नहीं किया। हाँ। आपकी कॉमिक है, बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्ट्रगल स्टोरी है, पर्सनल स्टोरी है, आपका माइंडसेट है, बहुत सारी चीज़ें। सो इन सब पे मुझे पॉडकास्ट करना है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो डेफिनेटली जब आप पुणे शिफ्ट हो जाओगे हाँ, तब हम क्यों नहीं, फिर से पॉडकास्ट प्लान करेंगे, तब शूट करेंगे। एकदम बिल्कुल, सो जरूर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल डन, हम कांटेक्ट में रहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। Yeah. So that's it for today's podcast. It was very awesome, fantastic Thank you podcast. so much for calling me and having with you here, and thank you so much for coming and taking out time for me. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much, Gaurav.